तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दिए होंगे। तो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं ऑल लर्निंग सेंटर में और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 क्लास 10 का जो इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद और ये बहुत ही अहम चैप्टर है जो जिससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना समय को गवाए हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न का। प्रश्न संख्या 1 ये इसमें हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेंगे जो भी हमारे चैप्टर 1 में आता है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को निरंकुशवाद कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, रूढ़िवाद कहते हैं या उदारवाद कहते हैं। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है, इसलिए इसे हम लोग राष्ट्रवाद कहेंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनी होती है या बनती है, उसे क्या कहते हैं? जब भी किसी देश की राजनीति को वहां की सांस्कृतिक सत्ता से जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग राष्ट्र राज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, राष्ट्र राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? जब हम लोग प्रथम चैप्टर की शुरुआत किए थे तो हम लोग इस बारे में पढ़े थे कि जो फ्रेडरिक सार्जू है, ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने चार ऐसे चित्र बनाए थे जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार बसाया था जिसका वास्तविक में होना लगभग असंभव है। वो इतना आदर्श समाज की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्नस्ट रेनन कौन था? अर्नस्ट रेनन की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं कि यह एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया था? मेटरनिक, लुई फिलिप को, कैरोल कुर्पेलिस्की को या मेजिनी को या योहान गॉटफ्रिड को? तो हम लोग जानते हैं ये मेजिनी जो है, मेजिनी को ही मेटरनिक ने बताया कि हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया? बोलता है कौन कौन देश थे जिन्होंने एक साथ संगठन करके नेपोलियन को हराया था और उसकी व्यवस्था को हटा दिया? तो इसमें था ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पुश करना है और आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर देना है। बोलता है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली क्रांति के बाद अगर की जाए तो इसकी शुरुआत हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? जब एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हम लोग पढ़े थे, उसके बाद वहां का जो सम्राट है वो किसे घोषित किया गया था? प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। किसे घोषित किया गया था? प्रसा के राजा विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में बटा था या विभक्त था? तो 19वीं सदी के मध्य में हम लोग देखे थे कि जो इटली है, इटली का एकीकरण 7 राज्यों में बटा हुआ था। 7 राज्यों को मिलाया, उसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है?
अगर जर्मन वीरता की बात की जाए तो क्या अशोक था या ओक था या देवदार था या वलूद था? बिल्कुल सही जवाब वलूद था, जो मंत्री का प्रधान था, प्रमुख था, और इसी को जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया करने के लिए राजा ने सौंपी थी। और इन्होंने अपने क्या चालाकी से, चतुर्बुद्धि से जो है जर्मनी के एकीकरण को संपूर्ण किया। तो ऑप्शन नंबर बी बलूत। क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? 1829, 1830, 1831 या 1832? तो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी 1832 में। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी? हम लोगों ने देखा था कि महान कलाकार जो थे उन्होंने राज्य को एक नारी का स्वरूप दिया और उसका प्रतिमा तैयार करके जगह जगह पर लगाया गया था और उसका नाम रखा गया मारियान। क्या रखा गया था? मारियान। और मारियन जो है किस भाषा से ली गई है? ईसाई भाषा से, बिल्कुल नहीं भूलना है। और तो डाक टिकटों और सिक्कों पर भी इसी का तस्वीर को क्या किया गया था? अंकित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए मारियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनान से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। किसको मिला लिया था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। किसे मिलाया था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। और इन दोनों के बीच जो है संधि हुआ और एक्ट ऑफ यूनान से हटकर जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? जो जर्मनी का एकीकरण किए बिस्मार्क, वो कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया के, बर्लिन के, प्रसा के या म्यूनिख के? तो हम लोग जानते हैं वो कहाँ के थे। बिस्मार्क जो है प्रसा के थे, फ्रांस के प्रसा के। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी हुई थी? जो राष्ट्रवाद में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जनता रह रही थी वो समान संस्कृति से, समान इतिहास से, भाषा और लोक परंपरा से या उपरोक्त सभी? तो हम लोग जानते हैं जो भी भौगोलिक क्षेत्र में जनता रह रही थी वो उसकी संस्कृति समान थी, उनका इतिहास भी समान था और उनकी जो भाषा है और लोक परंपरा है वो भी एक समान थी और इसी के द्वारा वे लोग जुड़कर एक राष्ट्र का निर्माण किए थे, राष्ट्रवादी परंपराओं से जुड़े थे। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? जब भी बुर्बो राजवंश की बात हो तो आप लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये कहाँ का था? लुई 16वां। किस राजवंश का राजा था? बुर्बो राजवंश। और ये कहाँ का राजा था? फ्रांस का। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो, स्त्री पुरुष को जोड़ने का काम करे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित हो। तो विकासवाद ऐसा कुछ नहीं कहता, समाजवाद भी ऐसा कुछ नहीं कहता और महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नारीवाद, ऑप्शन नंबर ए। यही जो है नारीवादी विचारधारा है जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है मार्शले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? मार्शले की जब भी बात की जाए तो हम लोग को याद आता है ये फ्रांस की आज़ादी के बाद जो है राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो ये कहाँ की है? फ्रांस की मार्शले राष्ट्रीय भक्ति गीत है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोलता है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कहाँ का है? फ्रांस का। किसने अपनाया? बिस्मार्क ने। किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है दिदारो, रूसो या जॉन लॉक। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नेपोलियन। यंग इटली और यंग यूरोप हम लोग सभी पढ़े थे। ये खुद पहले से जो है मेज़नी अपने किसी संगठन में जुटे थे और वहां से उन्हें विद्रोह करने के लिए मना किया गया और वो अलग होकर यंग इटली और यंग यूरोप दो भूमिगत संगठन बनाए और उसकी स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने की थी? मेज़नी ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है वीनिया की संधि कब हुई? वीनिया की संधि कब हुई? 1804, 1805, 1815 या 1830? तो हम लोग सभी जानते हैं वीनिया की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका था? बिस्मार्क का, मेटरनिक का, नेपोलियन का या मेज़नी का? तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम होता है। यह कथन था ऑप्शन नंबर बी मेटरनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है काबुल को राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? देखिए हम लोग पहले भी चर्चा की है कि काबुल को जो है राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने ब्रिटेन के जर्मन के एकीकरण के लिए वहां के मंत्री या प्रधान बनाया था, यानी कि प्रधानमंत्री बनाया था। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। क्या? जर्मनी क्षेत्र, एशियाई क्षेत्र, ऑस्ट्रिया या बल्कन क्षेत्र? तो क्या था? बाल्कन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया? बताइए। जो कवि थे, कलाकार थे, रचना करके अपनी रचनाओं में यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है किसे बताया था? यूनान को, फ्रांस को, रूस को या इंग्लैंड को? बिल्कुल सही। किसको बताया था? यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या आप लोगों ने किताब को पढ़ा था? अगर नहीं पढ़ा तो एक बार आप पूरे पुस्तक को, पूरे चैप्टर को एक बार पढ़िए, रीडिंग डालिए खुद से। उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव बनाने की प्रयास कीजिए। सारा ऑब्जेक्टिव आपके चैप्टर से लिया गया है और जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वही क्वेश्चन को लिया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1970 में, 1971 में, 1961 में या 1960 में? अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या था? 1971। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज लाइक करें और अपने 10th क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करें। बोलता है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण देखें। इटली का कब हुआ था? 61 में, 62 में, 71 में या 70 में? तो 1861 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है जर्मन रायन महासंघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या काबुल ने? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नेपोलियन ने। किसने की थी? नेपोलियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था भारत, इंग्लैंड, रूस या जर्मन? बिल्कुल सही, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है सामाजिक उपबद्ध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो, मोंटेस्क्यू या दिदरो या वाल्टेयर? वाल्टेयर थे? नहीं। कौन थे? रूसो से। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक थे
रूसो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है शुल्क महासंघ, हम लोगों ने देखा था कि वहां पे 39 राज्यों में बटा हुआ था, जहां प्रत्येक राज्य की अपनी मुद्रा थी, अपनी भाषा थी, अपनी नाप तोल की प्रणाली थी। उसी को समाप्त करने के लिए, नाप तोल की प्रणाली एक समान करने के लिए शुल्क संघ लाया गया और सीमा पे सबका समान था। ये कहाँ हुआ था? जालवे राइन की स्थापना किस की पहल पर की गई थी? प्रसा की, फ्रांस की, ऑस्ट्रिया की या रूस की? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1848, 1856, 1860 या 1871? तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 1871। और हम लोग आज अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ज्यादा समय हो गया है कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक हो। बिल्कुल सही। आप सबसे पहले एक मनुष्य हैं, जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, कुछ भी बोलने का अधिकार है, और उसके बाद आप किसी देश के नागरिक हो या अन्य कुछ भी हो। यह कथन किसका था? मैथ्सनी का था, वाटेयर का था, रूसो का था या दीदरो का था? तो यह कथन था मैथ्सनी का। तो आपको यह क्लास कैसा लगा? आप लोग जरूर बताएं, कमेंट में आप अपना राय जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह सभी सोशल साइंस के बुक का और सभी चैप्टर का सेपरेट सेपरेट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बोले यस सर, ताकि हम आपको और भी इसी तरह का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला दें। और यह पहला चैप्टर का पूरा निचोड़ था, जो हम लोगों ने क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया। तो आप इसी तरह के क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।